Hello everybody, I am Ankit Bhardwaj, your English facilitator. I welcome you all on my YouTube channel English Direct से। तो गाइस, आज हम कवर करेंगे डोरिस लेसिंग को, जो कि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की राइटर है। तो गाइस, ये जो राइटर है इसने अपना जो वर्क है बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में पब्लिश करवाया, क्योंकि इसका जो राइटिंग पीरियड था दैट वाज फ्रॉम 1950 टू टिल हर डेथ 2013। तो इतना वर्क इसने लिखा है और बहुत ज़्यादा वर्क इसका पब्लिश भी हुआ है। तो मैंने जो है इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, तो मैंने इसका जो सारा वर्क है वो यहाँ पे नहीं डाला। मैंने सिर्फ जो इम्पोर्टेंट वर्क है, जो मुझे लगा कि इतना ज़्यादा जो वर्क है वो आपको ज़रूरत नहीं है करने की, वो काफ़ी कंफ्यूजिंग वर्क है, तो मुझे लगा ये चीज़ें आपके लिए जानना इम्पोर्टेंट होगा, जानना अच्छा होगा। तो दैट्स वाई आई मेड वीडियो ऑन ऑन दिस वर्क। तो ये जो वर्क है मेनली उनके लिए है जो पीटेट मास्टर कैडर की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और मैंने सारी चीज़ें जो उनके लिए हेल्पफुल होंगी, जो उनके लिए बेनिफिशियल होंगी, इम्पॉर्टेंट होंगी, वही इसमें डाली है। तो गाइज़, एक डोरिस लेसिंग के ऊपर इंट्रोडक्शन भी बनाई है, वो जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। तो उस लिंक को ओपन करके आप वीडियो देखना। तो उसमें जो डोरिस लेसिंग की इंट्रोडक्शन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने दी हुई है। और उसका जो डेब्यूटेंट नावल है द ग्रास इज सिंगिंग, दैट वाज पब्लिश इन 1950। तो वो जो नावल है, जो वो नावल उसकी वीडियो बहुत ही अच्छे से मैंने उसको बहुत ही अच्छे से समराइज़ उस वीडियो में की है। सो गाइज़, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज़ वीडियो। तो गाइस, डोरिस लेसिंग जो थी 1919 में बॉर्न हुई थी और उसकी जो डेथ है वो 2013 में हुई थी। उसका मेजर वर्क आज हम देख लेते हैं। सो विल स्टार्ट विद नॉवेल्स। तो उसका जो फर्स्ट नॉवेल था दैट वाज पब्लिश इन 1950 एंड द नेम इज़ ग्रास इज सिंगिंग। तो ये उसका फर्स्ट नॉवेल था और ये डील करता था रशियल पॉलिटिक्स बिटवीन वाइट्स एंड ब्लैक, जो वाइट और ब्लैक के बीच में पॉलिटिक्स चलती है उसके ऊपर था ये नॉवल। और ये उसका सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल वर्क था। इस वर्क के बाद उसकी जो लिटरेचर वर्ल्ड में उसको जो फेम मिला वो बहुत ज़्यादा था इसके लिए। तो इसके जो मेन करेक्टर्स हैं वो है मैरी टर्नर, वो एक वाइट वेमैन है। सेकंड इज़ डिक टर्नर, उसका हस्बैंड, वो भी एक वाइट मैन है। और मोजेस, वो एक ब्लैक मैन है जो इनके घर में सर्वेंट बन के आता है। स्लेटर और टोनी, ये कुछ माइनर करेक्टर्स हैं दो, तो इनके बारे में ज़्यादा जो है हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा बहुत इसके बारे में उस वीडियो में बताया गया है कि क्या इनका रोल है। सॉरी गाइस। तो ऐसा स्टोरी में कि जो मोजिस है वो लास्ट में मैरी टर्नर को मर्डर कर देगा। So next is from 1952 to 1969. This is the five volume semi autobiographical work of Doris Lessing. इसका नाम है चिल्ड्रन ऑफ वायलेंस सीरीज। तो 5 इसके जो सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क थे इसमें इसने पब्लिश करवाए थे। तो ये कुछ फिक्शनल भी थे, इसको प्योरली हम ऑटोबायोग्राफिकल नहीं बोल सकते, सो इसलिए सेमी ऑटोबायोग्राफिकल लिखा गया। First was published in 1952, Martha Quest. This novel is about her childhood memories and her serious engagement with politics and social concern. तो पॉलिटिक्स और सोशल कंसर्न थे उसमें, उसकी जो सीरियसनेस थी वो कितनी ज़्यादा हो गई थी, उसकी जो इन्वॉल्वमेंट थी वो कितनी ज़्यादा हो गई थी, तो उसके बारे में ये नावल लिखा गया। नेक्स्ट इज़ 1954, अ प्रॉपर मैरिज। सो ये जो नावल है वो कंटिन्यू करेगा मार्था क्वेस्ट की स्टोरी को जो उसने लास्ट नावल में छोड़ी थी। एंड नेक्स्ट इट डील्स विद आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड कैसे शुरू हुई थी उसके बारे में ये डील करेगा। थर्ड, 1958, अ रिपल फ्रॉम द स्टॉर्म। तो ये डिस्क्राइब करेगा ग्रोथ ऑफ कम्युनिस्ट ग्रुप, कि कैसे कम्युनिस्ट ग्रुप थे, उनकी जो ग्रोथ हो रही थी। और मार्था डिवोर्स्ड हर हस्बैंड एंड मैरीज अ जर्मन रिफ्यूजी। तो ये जो बात है ये डोरिस की लाइफ के साथ काफ़ी ज़्यादा रिलेट करती है, क्योंकि डोरिस लेसिंग ने भी अपने जो हस्बैंड थे उसको डिवोर्स दिया था एंड शी मैरिड टू अनदर मैन। तो उसने एक और आदमी से जो है शादी कर ली थी। सो नेक्स्ट वर्क इज़ 1965, लैंडलॉक्ड। तो गाइज इसके बारे में कुछ नहीं था, मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, सो मैंने इसके बारे में कुछ भी। 1969, द फोर गेटेड सिटी। तो इसका जो था मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क था ये इस वॉल्यूम का।
ओवरऑल नहीं, इस जो 5 वॉल्यूम सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नावल है, तो इसका ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क था। तो ये सेट किया गया है वर्ल्ड वॉर सेकेंड ब्रिटेन, मीन्स पोस्ट, पोस्ट मीन्स वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद का सीन है जो, ठीक है, उसके ऊपर इसकी सेटिंग की गई है। एंड इट एंड्स विद द कंट्री इन ग्रिप ऑफ वर्ल्ड वॉर थर्ड, कि जो अब कंट्री है वो वर्ल्ड वॉर थर्ड की ग्रिप में आ चुका है, तो वहाँ पे हमारा जो ये नावल है वो ख़त्म हो जाता है। सो नेक्स्ट इज़ 1962 द गोल्डन नोटबुक। सो गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नावल है इसका। तो इट बेस्ड ऑन एंटी स्टालिनिस्ट मैसेजेस एंड ऑन एंटी वॉर। तो जो जोसेफ स्टालिन था उसके जो मैसेज थे उसके ये एंटी है नावल जो लिखा गया है। तो उसके जो एंटी वॉर थी उसके ऊपर भी इस नावल में काफ़ी कुछ लिखा गया है। An extended analysis of communism and communist party in England from 1930s to 1950s। तो कैसे 1930s में ये एक्सटेंड होने लगी थी कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट पार्टी इंग्लैंड में, तो 1950 तक ये कैसे डेवलप हो चुकी थी उसके बारे में ये नावल लिखा गया। नेक्स्ट, एन एग्जामिनेशन ऑफ द इंक्रीजिंग सेक्शुअल एंड विमेंस लिबरेशन मूवमेंट। तो ये जो एग्जामिनेशन था कि कैसे जो विमेन की लिबरेशन मूवमेंट है उसकी जो सेक्सुअल और लिबरेशन मूवमेंट है वो कैसे इंक्रीज़ होनी चाहिए, कैसे उसको जो है ज़्यादा हक मिलने चाहिए, ज़्यादा उसको जो है उसकी जो लिबर्टीज़ है वो मिलनी चाहिए, उसके ऊपर भी लिखा गया था। तो इसमें जो मेन करेक्टर्स हैं हमारे वो है एना वुल्फ जो कि एक राइटर है और उसकी एक फ्रेंड है मूली जैकब। तो एना की इससे पहले 4 नोटबुक्स जो है वो पब्लिश हो चुकी हैं, तो उसने रिकॉर्ड करा है, तो उनको नाम दिया है ब्लैक, रेड, येलो एंड ब्लू। तो इसने जो इन चारों को मिक्सअप करके 5th जो है अपनी बुक एक क्रिएट की है, तो उसका नाम उसने रखा है गोल्डन। तो उसका नाम गोल्डन नोटबुक रखा गया। और ब्लैक में क्या लिखती है वो, हर एक्सपीरियंस इन सदर्न रोहेडिशिया बिफोर एंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के पहले और बाद में जो है क्या वहाँ की कंडीशंस हैं उसके बारे में इसने लिखा है। रेड में इसने क्या लिखा है, शी रोट हर एक्सपीरियंस एज अ कम्युनिस्ट पार्टी। उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा उसने रेड नोटबुक में लिखा है। और येलो में उसने क्या लिखा है, इट मेनली बेस्ड ऑन हर एंडिंग लव अफेयर, लव अफेयर कैसे उसके ख़त्म हुए। एंड इन ब्लू शी रिकॉर्ड्स हर मेमोरीज, ड्रीम्स एंड इमोशनल लाइफ। तो ब्लू में उसने काफ़ी ज़्यादा जो है अपनी लाइफ के बारे में उसने मेमोरीज, ड्रीम्स, इमोशनल लाइफ उसके बारे में क्या लिखा है। तो गाइज़ यहाँ पे मैं बात एना वुल्फ की कर रहा हूँ जो इसकी करेक्टर है, तो उसने क्या कुछ लिखा है अपनी इन बुक्स में। तो 5th में उसने क्या किया है, शी टाइड दीज बुक्स टुगेदर इन अ 5th बुक नेम्ड एज द गोल्डन नोटबुक। तो उसको गोल्डन नोटबुक जो नाम दिया है, तो उसमें उसने जो है अपने चारों वर्क है जो वो टाइड अप कर दिए हैं, इसमें एड अप कर दिए हैं। इन विच शी रोट अबाउट हर मीन्स एनाज मेंटल ब्रेकडाउन। तो कैसे उसका जो मेंटल ब्रेकडाउन है, कैसे उसने अपनी जो कंडीशन है वो लॉस्ट कर दी थी, उसी के बारे में ये नावल लिखा गया। So next guys we have 1974 The Memoirs of a Survivor। Important work है ये भी उसका एक। So this is a dystopian novel and it is also a science fiction। Dystopian novel क्या होता है? So guys डिस्टोपिया इज़ द ऑपोजिट ऑफ यूटोपिया। यूटोपिया एक ऐसा वर्ल्ड होता है जो हम सब जिसके बारे में हम सब ड्रीम करते हैं, जो हम चाहते हैं, जो हमारी इमेजिनेशन है, जो हम चाहते हैं कि ऐसा वर्ल्ड हो, द वर्ल्ड फुल ऑफ हैप्पीनेस, द वर्ल्ड फुल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, उसको यूटोपिया बोलते हैं। और उसका जो है ऑपोजिट होगा वो डिस्टोपिया। डिस्टोपिया मीन्स जिसके बारे में हम सोचना भी नहीं चाहते, जहाँ पे हमारी फ्रीडम ख़त्म कर दी जाएगी, जहाँ पे जो है हर तरफ काफ़ी ज़्यादा दंगे फसाद हो रहे होंगे, तो उसको डिस्टोपिया बोलते हैं। तो ये जो नावल है वो भी डील करता है डिस्टोपिया के साथ। तो ये एक साइंस फिक्शन में भी एडप्ट किया गया है। तो एक मूवी बनी थी इसके ऊपर 1981 में। तो ये जो स्टोरी है इट टेक प्लेस नियर फ्यूचर ब्रिटेन वेयर द क्राइसिस हैज़ टेकन प्लेस, जहाँ पे क्राइसिस हो रहा है। तो इसके जो करेक्टर हैं वो सबसे पहला करेक्टर एक नरेटर है, उसका नाम नहीं बताया गया, एंड शी इज़ अ मिडल एज्ड विमेन। सेकंड एमिली कैटराइट जो कि एक टीनेजर है, बहुत ही इंटेलिजेंट गर्ल है। थर्ड इज़ गेराल्ड, तो ये बहुत ही काइंड हार्टेड, बहुत ही अच्छा जो है लड़का है।
तो फ्रेंड्स, मैं ऐसे करता हूँ, मैं इस नॉवल के बारे में आपको थोड़ा कुछ बता देता हूँ। इसकी जो समरी है वो ब्रीफ में आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। तो गाइज़, ऐसा होता है कि जो नॉवल है वो स्टार्ट होता है ऐसी सोसाइटी से जो बहुत ही ख़राब हो चुकी है, डिस्ट्रॉयड हो चुकी है। तो जो लोग हैं वो इस सिटी से बाहर निकल रहे हैं इन वन वे और दी अदर। तो यहाँ पे जो फूड है उसकी शॉर्टेज हो चुकी है, और जो गैंग्स हैं वो माइग्रेट हो रही हैं। तो नए नए गैंग्स बन रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो गैंग्स वो है माइग्रेट किए जा रहे हैं। तो इसकी जो सिचुएशन है वो डे बाय डे और भी वर्स होती जा रही है। तो ये दूसरी तरफ जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, एमिली कैटराइट और नरेटर, ये जो है एक दूसरे की कंपनी, ये एक फ्लैट में रह रहे हैं एंड दे आर इंजॉइंग ईच अदर्स कंपनी। दोनों एक दूसरे की कंपनी जो है काफ़ी इंजॉय कर रही हैं। इनकी जो है बॉन्डिंग में फ्रिक्शन तब पड़ता है जब जो एमिली है उसका इंटरेस्ट गैंग्स में क्रिएट हो जाता है। तो उसके जो है उसके स्ट्रीट में जिन्होंने गैंग्स बनाए हैं वो आना स्टार्ट कर देते हैं, और जो इसकी उनकी तरफ झुकाव है एमिली का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और वो गैंग्स में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होने लग जाती है। तो ये चीज़ नरेटर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नरेटर को ऐसा है कि जो एमिली है वो इन गैंग्स में इन्वॉल्व ना हो। तो कई जगह पे तो एमिली है उसको यहाँ से छोड़ के जाने को भी वो बोलते हैं गैंग्स की, तुम्हें एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना होगा। बट एमिली अपने जो डॉग है ह्यूजो, उसके कारण एक जगह से दूसरी जगह मीन्स अपने फ्लैट से दूसरी जगह नहीं जा रही है। तो दूसरी तरफ जो है गेराल्ड, वो एक करेक्टर हमारा नया, उसने अपना एक नया गैंग बनाना स्टार्ट कर दिया है विद सम यंग चिल्ड्रन, बच्चों के साथ। जो एमिली है वो अपने आप को इनका लीडर मानने लग जाती है विद द हेल्प ऑफ गेराल्ड। गेराल्ड के साथ उसका जो रिलेशन है वो अच्छा होने लग जाता है। तो गेराल्ड जैसे कि बहुत ही अच्छा काइंड हार्टेड जो है मैन है, वो मैंने आपको बता दिया, बहुत ही अच्छे दिल का इंसान है। तो वो कुछ सीवर के लड़के होते हैं उनको अडॉप्ट कर लेता है और उनका एक गैंग बनाना स्टार्ट कर देता है। वो सोचता है कि इनकी भी हेल्प हो जाएगी। बट जो वो बच्चे हैं वो बहुत ही शार्प हैं, बहुत ही डेंजरस है उसके लिए, और वो जो है लास्ट में उसी को हर्ट करेंगे, मींस उसी को जो है घायल कर देंगे। तो क्या होता है कि एमिली और नरेटर जो है अपना बहुत ज़्यादा टाइम फ्लैट में बिताना स्टार्ट कर देते हैं। तो उन बच्चों की वजह से ही जिनकी वजह से नया गैंग स्टार्ट हुआ था, तो उनकी वजह से ये दोनों अपना रिलेशन अच्छा बना रहे हैं। तो ये हमेशा इस डर में रहते हैं कि कहीं इनके ऊपर अटैक ना हो जाए, क्योंकि वहाँ के कुछ बच्चे हैं जो मैंने आपको बताया था सीवर वाले। तो कुछ बच्चे और भी हैं जो साथ के नेबरिंग स्ट्रीट्स में जो है मर्डर कर रहे हैं, नेबरिंग स्ट्रीट्स में लूटपाट कर रहे हैं। तो अनएक्सपेक्टेडली जो बच्चे हैं वो गेराल्ड को भी और अटैक कर देते हैं और उसे बिट्रे कर देते हैं। तो एमिली है जो वो गेराल्ड की लाइफ बचा लेती है। तो जो नरेटर है अब वो सोचने लग जाती है कि जो इनका डिस्टोपिया वाला मीन्स जो इनका इस तरह का वर्ल्ड है अब वो ख़त्म होने लग गया। अब उनकी जो एंट्री है वो न्यू वर्ल्ड में होने लगी, क्योंकि वहाँ का जो माहौल है वो बहुत ही गंदा हो चुका है, बहुत ही ख़राब हो चुका है। वहाँ हर तरफ लूटपाट चल रही है, हर तरफ जो है मारकाट चल रही है, दंगे फसाद चल रहे हैं। तो नरेटर इस तरह से सोचने लग जाती है कि अब ये जो चीज़ें हैं ये ख़त्म हो जाएंगी, डिस्टोपिया ख़त्म हो जाएगा, और जो है हम किसी नए वर्ल्ड में जो है एंटर करने लग जाएंगे। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। इस तरह से जो हमारी स्टोरी है वो एंड हो जाती है। तो ये जो समरी है मैंने इसका जो है बहुत ही ऊपर ऊपर से इसको कवर किया है ताकि आपको समझ आ जाए। मैं काफ़ी ज़्यादा डीप इसमें नहीं गया हूँ। So next we have from 1979 to 1983 Canopus in Argos. So guys, it is a sequence of 5 fictional novels. First was published in 1979, Recolonized Planet 5 Shikasta. So it is the secret history of Earth, and the history spans from very beginning to World War III. It includes the trial of all Europeans for the crime of colonialism. तो इसके जो सिर्फ नाम है वो आपको याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके ज़्यादा डीप जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना इसका जो इम्पोर्टेंट वर्क ये है भी नहीं। सो नेक्स्ट कम्स इन 1980 द मैरिज बिटवीन zones 3, 4 and 5. Next was published in 1980 The Syrian Experiments. Next 1982 The Making of the Representative of Planet 8.
एंड नेक्स्ट 1983 द सेंटिमेंटल एजेंट्स इन द वॉलियन एम्पायर। तो ये जो है सिर्फ आप इसके नाम याद रखिए, इसको इतना ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है। नेक्स्ट कम्स और वर्क 1985 द गुड टेररिस्ट। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इसका। तो गुड टेररिस्ट, इसमें आपको कोई लिटरेरी डिवाइस दिख रहा होगा गुड टेररिस्ट में। जी हाँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये ऑक्सीमोरॉन है, क्योंकि टेररिस्ट कभी गुड नहीं होते और ऑक्सीमोरॉन हमेशा जो है जो उसके कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, जो उसके ऑपोजिट होता है। तो जैसे कि एन ऑनेस्ट थीफ, कि जो थीफ है वह कभी ऑनेस्ट हो नहीं सकता, बट ये जो लाइन है ये ऑक्सीमोरॉन को शो कर रही है। तो वैसे ही यहाँ पे जो टेररिस्ट है कभी गुड नहीं हो सकते। तो ये कुछ क्रिटिक्स ने बोला कि ये ऑक्सीमोरॉन लिटरेरी डिवाइस होना चाहिए, एंड इट वाज हर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क। इट इज़ अ पॉलिटिकल नॉवेल एंड दिस नॉवल वाज आल्सो शॉर्टलिस्टेड फॉर बुकर प्राइज। तो इसके जो करेक्टर्स हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट इज़ प्रोटैगनिस्ट हमारा जो है एलाइस, एन अनएम्प्लॉयड पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक ग्रेजुएट। नेक्स्ट इज़ जैस्पर, होमोसेक्सुअल है वो। तो थर्ड है बर्ट, एन इनइफेक्टिव लीडर ऑफ स्क्वाड। तो गाइस कुछ दो तीन और करेक्टर भी हैं जो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, जैसे एक लेस्बियन कपल भी है रोबर्टा एंड फे, तो वो इतने इम्पॉर्टेंट मुझे लगे नहीं, दैट्स वाई आई डिडंट मेंशन। सो इसकी भी मैं आपको जो है ब्रीफ समरी दे देता हूँ कि इसमें होता क्या है। कि जो हमारी जो प्रोटैगनिस्ट है एलाइस, वो जैस्पर को पसंद कर रही है, बट व्हेन शी कम टू नो दैट जैस्पर इज़ होमोसेक्सुअल, तो वो जो है अपना माइंड चेंज कर लेती है एंड शी डिसाइडेड टू बी अ रेवोल्यूशनरी, कि मैं जो है फासिस्ट इम्पीरियलिज्म के ख़िलाफ़ लड़ूंगी। तो मैं अपनी जो थिंकिंग है वो चेंज कर लूँगी, अपना माइंड है वो चेंज कर लूँगी। एंड जो है वो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है और वो चाहती है कि वो इस ऑपरेशन को ख़त्म करे, जो सोसाइटी में चल रहा है उस ऑपरेशन को भी ख़त्म करे। तो क्या होता है कि जो 1980 में हमारी जो प्रोटैगनिस्ट है वो एक ग्रुप ज्वाइन कर लेती है स्क्वाड नाम का, जो कि कम्युनिस्ट सेंटर यूनियन CCU को बिलोंग करता है। और उसके बाद क्या होता है, वो जो है ग्रुप, उन्होंने एक हाउस लिया होता है किराए के ऊपर। तो उसका ग्रुप का जो लीडर है, जिसको इनइफेक्टिव बोला गया, तो उसका नाम बर्ट है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बर्ट नाम का एक इनइफेक्टिव लीडर है। तो उसके साथ में जो है दो लड़कियां भी रह रही होती हैं, जो लेस्बियन कपल है रॉबर्टा एंड फे। एलाइस घर के कामों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दे रही है, क्योंकि जो घर उन्होंने किराए पे लिया है उसको चलाने के लिए भी उनको कोई चाहिए। तो एलाइस इस चीज़ में बहुत ज़्यादा अपना ध्यान दे रही है। तो सारे घर के काम है वो करती जाती है और जो है अपना सारा टाइम जो है घर के कामों में बिता देती है। तो तब क्या होता है, जब नॉवल आगे चलता है तो उनके नेबरहुड में एक और भी गैंग वाले रहने आ जाते हैं, तो रेवोल्यूशनरी है वो भी। तो उन्होंने जो है एलाइस ये जान लेती है, एलाइस को ये जानने को मिलता है कि वो जो लोग हैं हमारे घर में आर्म्स रखना चाहते हैं, हमारे घर में हथियार रखना चाहते हैं। तो एलाइस इसके ऊपर जो है सवाल उठाती है, बट कोई और उसका साथ नहीं देता। सो उसको जो है अपनी आवाज़ नीचे करनी पड़ती है। तो अब जो सारे कॉमरेड हैं वो क्या करना चाहते हैं, वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, ताकि जो अपनी पावर है वो शो कर सके, वो बता सके कि हाँ हम रेवोल्यूशनरीज़ हैं। तो वो एक एक्सप्लोसिव एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। तो एलाइस कभी भी इस चीज़ के हक़ में नहीं थी, बट जो मेजॉरिटी थी वो चाहती थी कि एक्सपेरिमेंट किया जाए, तो उन्हीं की चली। तो क्या डिसाइड करते हैं वो, एक नाइट्स ब्रिज है, तो होटल है नाइट्स ब्रिज नाम का, तो उसको टारगेट किया जाता है कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हम करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है और जो फे है, फे FAYE जो इसका करेक्टर है, उसकी डेथ हो जाती है। और साथ के जो वहाँ से गुजरने वाले पासर भाई होते हैं तो उनमें भी जो है काफ़ियों की डेथ हो जाती है। तो वो जो सारा स्क्वाड है वो क्या करता है, वो वहाँ से भागने की प्लानिंग करता है कि हम यहाँ से भाग जाएंगे, हम यहाँ पे रुकेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे रुके तो हम पकड़े जाएंगे और मारे जाएंगे। बट जो एलाइस है वो उस जगह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसका जो घर के साथ इमोशनल अटैचमेंट है, क्योंकि घर के काम वो हमेशा से करती थी और उसकी जो इमोशनल अटैचमेंट है उस घर के साथ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो वो उस घर को लीव नहीं करना चाहती।
हमारा जो नॉवल है गाइस एंड हो जाता है यहाँ पे, जब एलाइस को पता चलता है कि वो एक टेररिस्ट बन चुकी है, क्योंकि वो उस घर में रहती थी जहाँ पे वो लोग भी रहा करते थे, और उन लोगों ने बहुत से जो है ऐसे लोगों की जान ली थी जिनका कोई कसूर नहीं था। तो ऐसे एलाइस को लास्ट में पता चलता है कि वो जो है एक टेररिस्ट बन चुकी है। गुड टेररिस्ट यहाँ पे एलाइस को ही बोला गया। यहाँ पे हमारा जो नॉवल है गाइस एंड हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव 1998 द फिफ्थ चाइल्ड। ये शॉर्ट नॉवल है और इसको बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी किया गया है। मेन कैरेक्टर्स इसके हैं डेविड लॉवेट, हैरियट एंड बेन। तो डेविड लॉवेट और हैरियट ये दोनों प्यार में पड़ जाते हैं और इनकी मैरिज हो जाती है। इनके गाइस 4 बच्चे होते हैं और तब तक इनकी जो लाइफ है बहुत ही अच्छी चल रही होती है। ये अपनी लाइफ को बहुत जो है बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे होते हैं। इनकी लाइफ तब ख़राब हो जाती है, तब उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ जाती हैं जब इनका फिफ्थ चाइल्ड बेन, जो कि इनकी लाइफ में आने के बाद इनकी लाइफ को हिला देता है, सारे जो इमोशनली सोशली इनको ख़त्म कर देता है। तो जब उसकी एंट्री होती है तो ये है हमारा फिफ्थ चाइल्ड नॉवेल। तो उसके बाद 2000 में बेन इन द वर्ल्ड, इसके बाद ये नॉवेल आया। तो यहाँ पे बेन की स्टोरी बताई गई है कि जो बेन है वो लाइफ में क्या से सरवाइव करता है और उसका जो वर्ल्ड है वो किस तरह से है। तो इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं, बेन लॉवेट प्रोटैगनिस्ट है, अब वो 18 साल का हो चुका है, और रीटा जॉनस्टन ये प्लान करते हैं कि स्मगलिंग डील के लिए और बेन का साथ चाहते हैं। नेक्स्ट वी हैव रिचर्ड एलेक्स। तो एलेक्स एक फ़िल्म प्रोड्यूसर, तो टेरेसा एलेक्स की गर्लफ्रेंड है और बाद में जो है बेन के साथ इसका अटैचमेंट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इनीज़ साइंटिस्ट ये लास्ट में एंटागनिस्ट बन जाएगा। तो एलेक्स का ये फ्रेंड भी है। इसकी भी आपको एक ब्रीफ समरी मैं दे देता हूँ गाइस। तो क्या होता है, जो बेन लॉवेट है वो रह रहा होता है मिसिस बिग के साथ। तो मिसिस बिग है वो भी चाहती है कि जो बेन है वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए और उसको किसी की ज़रूरत ना पड़े, तो उसको वो किसी काम के लिए उसकी आइडेंटिटी के लिए भेज देती है कि तू अपनी आइडेंटिटी जाके लेके आ। बट जब वो फेल हो जाता है आइडेंटिटी लेने के लिए, वापस आता है, तो उसे क्या पता चलता है कि जो मिसिस बिग है वो मर चुकी है। उसके बाद बेन जाता है रीटा के पास रहने के लिए। रीटा जो कि एक प्रोस्टिट्यूट है और जॉनस्टन है जो कि रीटा का पिम्प है। तो उसके पास रहने के लिए जाता है तो उनको एक मौका मिल जाता है कि हम बेन के साथ मिलके एक स्मगलिंग जो है प्लान करेंगे। तो वो एक स्मगलिंग प्लान करते हैं, तो डील कर लेते हैं। बेन उनका साथ देता है और बेन की हेल्प से उनकी जो डील है बहुत ही अच्छी हो जाती है। उसके बाद वो बेन को छोड़ के चले जाते हैं रिचर्ड के पास, जो कि एक होटल में है। तो अब बेन जो है रिचर्ड के साथ आ चुका है और यहाँ पे बेन होटल में किससे मिलता है, एलेक्स से, जो कि एक फ़िल्म प्रोड्यूसर है। और अब जो एलेक्स है वो बेन को ब्राज़ील ले आया है और उसको इंट्रोड्यूस कर रहा है किसके साथ, टेरेसा के साथ, जो कि बेन की गर्लफ्रेंड है। तो ऑटोमेटिकली टेरेसा और बेन के बीच में अटैचमेंट हो जाती है, दोनों के बीच में नज़दीकियाँ होने लग जाती हैं। तो अब जो टेरेसा है वो इंट्रोड्यूस करेगी बेन को इनीस के साथ, जो कि उसका फ्रेंड भी है और एक साइंटिस्ट भी है। सो ऐसे ही जो है नॉवल चलता जाता है। तो लास्ट में क्या होता है कि जो इनीस है वो इसका बेन का किडनैप कर लेगा, क्योंकि वो एक साइंटिस्ट है और वो एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। उसको एक्सपेरिमेंट के लिए एक आदमी की तलाश थी और बेन जो है उसको वो उठा के ले जाता है और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। तो जो है बहुत ज़्यादा कोशिशों के बाद जो है टेरेसा वो बेन को बचा देती है अपने एक फ्रेंड के साथ मिलके। तो उसको जो है एक ब्राज़ीलियन माउंटेन के ऊपर छोड़ दिया जाता है बेन को। तो लास्ट में आते आते जो बिल्कुल लास्ट में जो बेन है वो अपने आप को ख़त्म कर लेता है, जो बेन है वो अपने आप को मार लेता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर स्टोरी। तो बहुत ही जो है मैंने इसको ब्रीफली समराइज़ किया है स्टोरी को, आपके लिए इतना जानना मेरे हिसाब से बहुत होगा। सो नेक्स्ट गाइस वी हैव 2001 द स्वीटेस्ट ड्रीम। तो जो ये नावल है वह बिगिन होता है 1960 में और एंड होगा 1980s में।
तो गाइज़ ये नॉवल सेट है लंदन में और एक फिक्शनल नेशन भी है, अफ्रीकन। तो इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो है जूलियन लेनक्स, जिसने अपने हस्बैंड और अपने बच्चों को छोड़ दिया। उसका जो हस्बैंड था फ्रांसिस लेनक्स, वो एक इंडिपेंडेंट माइंड का व्यक्ति था। तो इसका बस इतना ही आपके लिए जानना मेरे हिसाब से काफ़ी होगा। नेक्स्ट वी हैव 2007 द क्लेफ्ट। इसका जो नरेटर है, वो जो स्टोरी नरेट करेगा वो एक रोमन हिस्टोरियन है। सो यहाँ पे हमारे नॉवेल्स एंड हो जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव शॉर्ट स्टोरीज़। तो अब हमारे पास शॉर्ट स्टोरीज़ आ गई हैं। 2 शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हैं डोरिस लेसिंग ने। सो फर्स्ट वॉज पब्लिश्ड इन 1955 थ्रू द टनल। तो इसमें जेरी नाम का एक करेक्टर है जो अपनी मदर के साथ हर साल जो है बीच के ऊपर जाता है। तो उसकी जो मदर है वो उसकी केयर करती है, बट वो ऐसा भी सोचती है कि वो इतनी पोजेसिव ना बने ताकि जेरी को अच्छा ना लगे। बट जो जेरी है वो एक्सप्लोर करना चाहता है, वो चाहता है कि वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाए ताकि वो जो है अपने आप को एक्सप्लोर कर सके और जगहों के अलग अलग जगह पे भी जा सके। तो जेरी है जो वो चला जाता है, वो शोर्स के ऊपर जाता है और किसी ऐसी जगह के ऊपर पहुंच जाता है जहाँ पे कुछ ब्लैक लड़के होते हैं, वो डाइव कर रहे होते हैं, स्विम कर रहे होते हैं। तो जेरी है उसको इतना ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ नहीं आ रही होती, बट जो वो ब्लैक लड़के हैं वो उसका मजाक उड़ाते हैं। तो जेरी है उस चीज़ के ऊपर विक्ट्री पाना चाहता है, उन ऑब्स्टेकल्स को जो है ओवरकम करना चाहता है। तो लास्ट तक आते आते विद प्रैक्टिस वो जो जेरी है वो उन ऑब्स्टेकल्स की उसके ऊपर विक्ट्री पा लेता है। सो यहाँ पे हमारा नॉवेल एंड हो जाता है और लास्ट में वो अपनी मदर को बताता भी नहीं है कि उसने जो है क्या अचीव कर लिया अपनी लाइफ में। नेक्स्ट हमारा जो शॉर्ट स्टोरी का वर्क है, इन 1957 फ्लाइट द शॉर्ट स्टोरी वॉज पब्लिश्ड एंड इट डील्स विद स्टोरी ऑफ एन ओल्ड मैन जो कि अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ एक कन्फ्लिक्ट में है, क्योंकि उसकी जो ग्रैंड डॉटर है उसने बहुत जल्दी जो है अपनी शादी का डिसाइड कर लिया है, मैरिज का डिसाइड कर लिया है, और उसके फियांसे के साथ भी उसका जो है कन्फ्लिक्ट चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि इसकी ग्रैंड डॉटर के साथ ही है, इस ओल्ड मैन का अपनी डॉटर्स के साथ भी कन्फ्लिक्ट था, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत जल्दी जो है मैरिज कर ली थी उसके अकॉर्डिंग। सो बस इतना सा जो है जानना आपके लिए काफ़ी होगा इन शॉर्ट स्टोरीज़ के बारे में। सो नेक्स्ट वी हैव हर ऑटोबायोग्राफी एंड मेमोइर्स। फर्स्ट was published in 1994 under my skin, volume 1 of my autobiography 1949। तो गाइस ये जो ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है ये कवर करता है द पीरियड फ्रॉम हर बर्थ 1919 टू लिविंग जिम्बाब्वे 1949। तो 1919 टू 1949 तब तक वो जिम्बाब्वे में रहे थे। तो पहला उसका नाम रोहेडिशिया था, बाद में उसका जो नाम था वो जिम्बाब्वे पड़ गया था। तो तब तक का ये पीरियड कवर करती है। नेक्स्ट इन 1997 वॉकिंग इन द शेड वॉल्यूम 2 ऑफ माई ऑटोबायोग्राफी 1949-1962। तो ये जो ऑटोबायोग्राफी ये कवर करती है 1949 से लेके 1962 का टाइम पीरियड। तो ये सेकंड वॉल्यूम है उसकी ऑटोबायोग्राफी का। थर्ड वी हैव 2008 अल्फ्रेड एंड एमिली। तो ये पार्टली फिक्शन है बेस्ड ऑन लाइव्स ऑफ लेसिंग्स पेरेंट्स। तो इसमें कुछ जो है फिक्शनल बातें की गई हैं, कुछ ऑटोबायोग्राफिकल, इसको सेमी ऑटोबायोग्राफिकल हम बोल सकते हैं, और ये लेसिंग के पेरेंट्स के ऊपर लिखा गया। नेक्स्ट फ्रॉम 1985 टू 1986 प्रिजन्स वी चूज टू लिव इनसाइड। तो ये भी कलेक्शन है ऑफ 5 एसेज, 5 ऐसे लिखे थे उसने, ये उसकी कलेक्शन है। फर्स्ट है व्हेन इन द फ्यूचर दे लुक बैक ऑन अस। सेकंड यू आर डैम्ड वी आर सेव्ड। थर्ड स्विचिंग ऑफ टू सी डेलास। फोर्थ ग्रुप माइंड्स एंड फिफ्थ लेबोरेटरीज ऑफ सोशल चेंज। नेक्स्ट 2003 में द ग्रैंड मदर्स 4 शॉर्ट नॉवेल्स। तो ये कलेक्शन थी 4 छोटे छोटे नॉवेल्स की। फर्स्ट द ग्रैंड मदर्स, सेकेंड विक्टोरिया एंड द स्टेवनीज, थर्ड द रीज़न फॉर इट, एंड फोर्थ वी हैव अ लव चाइल्ड।
सो गाइस यहाँ पे आके इसका जो वर्क है वो ख़त्म हो जाता है. विद दिस I promise you to bring some new things about Masticator of English. Don't forget to like and share. Till then, stay fit. Goodbye.